वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, आज का वीडियो। आखिर वो 40 क्वेश्चन कौन कौन सा है, तो सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। मैं बच्चों पहले ही आपको अवगत कराना चाहता हूं, अब जो भी वीडियो अभी ला रहे हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, मेरा पर्पस है रिवीजन कराना। मेरा पर्पस है उस क्वेश्चंस को आप सही तरीके से देखें, याद करें, सुने। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे ये रहता है बात, जो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों मैं आपके समझाने के लिए अभी नहीं हूं। अगर समझाने हैं तो आपको समझने हैं तो आपको पूरा फुल, अब अगर बातें करें आपको चैप्टर को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पूरे क्लास करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको वैसा क्वेश्चंस लेके दे रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन 2026 में आएगा ही आएगा। बस आपको बस इतना करना है, जो आप उस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर ले, समझ लें अपने तरीके से, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का जो है ना ब्लेम रहता है, सर मुझे आप जो समझाते हो वो अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है। तो बच्चा आप बताओ, 40 से 50 क्वेश्चन में आपको लेके आता हूं, जो 40 से 50 क्वेश्चन को मैं डिटेल में अगर समझाऊं, लगभग में आपको 2 से 3 घंटा लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आपको पर डे वीडियो आप देखते होंगे, लगभग में पर डे में आपको अपलोड कर रहा हूं, ताकि आपके एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो एग्जामिनेशन आ रहा है वो आपको सही तरीके से हो जाए। मेरा मकसद साफ है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप तक पहुंच जाए, आप उस क्वेश्चंस को सही तरीके से बना लो, याद कर लो, पढ़ लो। बस मेरा मकसद अभी फिलहाल इतना है। आपको पूरा डिटेल में समझना है, पढ़ना है, तो आपको पूरा क्लासेस करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको जो है ना, जो लॉन्ग टाइप वीडियो है, जो चैप्टर वाइज है, वो आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो खासकर जो 40 क्वेश्चन में जो बात कर रहा हूं वो एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो आपको इसमें भी हम जितना समझाने की कोशिश करें, 40 क्वेश्चन अगर पर क्वेश्चन अगर मान लीजिए मैं अगर 5 मिनट भी अगर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 200 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 40 क्वेश्चन है तो आप उसके हिसाब से आप सोच सकते हो, आप इसको लगभग में आपको 3 घंटा हो जाएगा, 3 घंटा से ज्यादा ही हो जाएगा। तब 3 घंटा मान लीजिए कितना हम लंबा खींचे, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से 1 मिनट 2 मिनट के हिसाब से मैं चाहता हूं इसको खींच के समझा के जैसे आपके पास क्वेश्चन पहुंचा दूं, और आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर ले, समझ ले, आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जा। मेरा मकसद साफ है, आपका स्कोर अच्छे से एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स आ जाए। ठीक है, बाकी बात आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितना समझ रहे होंगे, या आप याद कर रहे होंगे, या आपने पहले पढ़ा होगा, उसी से आपको क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ज्यादा हम यहाँ पे लेक्चर नहीं देंगे। पहला क्वेश्चन बोला गया बच्चों यहाँ पे, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर्स। देखिए अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर कहोगे तो अवसर। ठीक है ना, तो अब एंटरप्रेन्योरशिप किसको कहते हैं ये तो आपको पता चल चुका है। जो कोई भी रिस्क से अगर कोई नया काम अगर करता है तो उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हो। चलो इस चीज को हम लोग अभी समझ लेते हैं। बोला कि द रिलेशनशिप बिटवीन द एन एंटरप्रेन्योर एंड अपॉर्चुनिटी इज सिम्बायोटिक एंड फंडामेंटल्स होते हैं। लेकिन उसी में अगर अपॉर्चुनिटी आर वाटर ऑफ द एंटरप्रेन्योर फिश, मतलब जैसे पानी में फिश रहता है, मतलब अगर फिश की अगर बात करें तो पानी के बिना नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर उसको रुपये पैसा या कैपिटल्स अगर मिल जाए, या हम कह सकते हैं सिंपल सा भाषा में, अगर एक अवसर मिल जाए तो वो अपने आप को, जो भी उसके पास दिमाग है, इनोवेटिव आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया है, वो अपने आप को दिमाग पूरे लगा के वो बिजनेस को बिजनेस के एम्पायर को खड़ा कर सकते हैं, मतलब बिजनेस को चला सकते है ना। जिस तरीके से सिंपल सी वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, क्या वाटर और फिश, मतलब मछली जो बिना पानी का नहीं रह सकता है, उसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, एक अवसर अगर मिल गया ना, तो वो अपने आप को दिखा सकता है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है ना, जो मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास ऐसा अवसर ही नहीं है ऐसा चीज करने का, है ना, अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसका मतलब यही है, जिस तरीके से वाटर और फिश होता है, सेम उसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी अगर बातें करें कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, so new possibility that entrepreneurs identify and exploitation through the innovations to create value
and drive economic growth, build ventures, transforming a potential idea into successful business। देखिए यहाँ पे यही मैं बात कहना चाह रहा हूं, अगर किसी भी बिजनेसमैन को, जो कि एक एंटरप्रेन्योर्स की तरह हम लोग समझते हैं, अगर उसको आइडिया उसके पास अगर है, उसको एक अपॉर्चुनिटी अगर मिले उस काम को दिखाने के लिए, तो दिखा सकता है, वो अपने आप को एक बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेस बन के दिखा सकता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस का मतलब था। अगला क्वेश्चन बोला गया है नेक्स्ट नंबर, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पे अवसर लागत मूल्य से आप क्या समझते हैं, इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो बोला जाए यहाँ पे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी गिवन एक्शंस या डिसीजन इज टाइपिकली डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव्स एंड एक्शन या डिसीजन। ध्यान सुनना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में खासकर इकोनॉमिक्स वाला भी भाषा यहाँ पे दिया गया। तो जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग कह सकते हैं जो कि ऑल्टरनेटिव में कोई चीज का डिसीजन हम लोग ले सकते हैं, तो उस जगह पे जो ऑल्टरनेटिव डिसीजन होगा ना, इसके जगह पे नहीं, ये ठीक है। अब मान लो हो सकता है आप कोई चीज अगर ले रहे हो तो हो सकता है दूसरा चीज त्यागना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको लग, उसके ऑल्टरनेटिव अगर कोई चीज आप ले रहे हो तो हो सकता है उसके दूसरे जगह पे आपको जो है ऐसा वस्तु, ऐसा गुड जिसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी गिवन एक्शन या डिसीजन इज टाइपिकली डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव्स एक्शन या डिसीजन। ऑल्टरनेटिव डिसीजंस या एक्शन ले सकते हो, उसी को बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको थोड़ा और भाषा में समझते हैं, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल गेन फ्रॉम द अदर ऑल्टरनेटिव्स व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज चोजन। बात तो सही है आपका। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको मैं एक उदाहरण दूं, आप मेरे से वीडियो, जो वीडियो आप देख रहे हो मेरा, ठीक है ना, मेरे में, या हो सकता है किसी और यूट्यूबर्स का वीडियो आप देख रहे हो, तो अगर आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हो तो दूसरे का अपॉर्चुनिटी जो है वो आप खो रहे हो, मतलब वहां पर आपने देख रहे हो। यहाँ पे आप यही मान लो, अगर मेरा वीडियो आप नहीं देखते हो, कहीं और अगर देखते हो, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ का अपॉर्चुनिटी आप क्या करे, खो रहे, वहां पे गेन कर रहे हो, है ना। ये एक ऑल्टरनेटिव जो है ना तरीका होता है, अगर कहीं पे पा रहे हो तो कहीं पे खो रहे हो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बेटर परफॉर्मेंस या बेटर डिसीजंस के तरीके से ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जहां पे ऑल्टरनेटिव डिसीजंस के हिसाब से ही वहां पे फॉरगॉन करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 100% 100% कह रहे हैं, आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल अप्रेजल इन एंटरप्रेन्योरशिप। देखो अप्रेजल्स का अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो किसी चीज को जो है ना बढ़ावा देना, जजमेंट करना, ठीक है ना। तो यहाँ बोला गया है इन्वायरमेंटल अप्रेजल, जजमेंट जो होता है एंटरप्रेन्योर्स का, वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है, वो किस तरीके से वो जज करेगा। तो पहली बात, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, पहले बाहरी दुनिया में क्या चीज है नहीं है, ठीक है ना, उसके बारे में सोचेगा, जो दुनिया को क्या चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए पहले एक एंटरप्रेन्योरशिप क्रूशियल स्टेट पे जज करेगा। अप्रेजल्स का मतलब होता है जज करना, ठीक है ना। फिर बोला अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इन द एक्सटर्नल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी, ये सब पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड इंटरनली अगर बात करें बच्चों, तो इंटरनली बोला कि एनवायरनमेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेस कैसा है। तभी तो ऐसा कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर्स अगर बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो उसको एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर दोनों देखना पड़ता है। आखिर में ऐसा क्या करूं जिससे मेरा बिजनेस ग्रोथ करके सक्सेसफुल मैं इंसान बन जाऊं, या तो हम ये कह सकते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाए। उसके लिए बाहरी का दुनिया और आंतरिक दुनिया, जो अंदर का दुनिया हम बात करते हैं, इस सबको अच्छे तरीके से जजमेंट करना पड़ेगा, अप्रेजल्स करना पड़ेगा, तभी वो जो ना सही तरीके से एक रिस्क मैनेजमेंट को लेते हुए अगर कहें तो ये अच्छे बिजनेसमैन बन सकता है। ठीक है, सो इंटरनल एनवायरनमेंट एनर्जिंग इन्फॉर्म एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, resources optimizations and long term survivals and growth by understanding market change, customers needs and competitive positioning to build effective business strategy। ठीक है ना। तो यहाँ जो बातें लिखा हुआ है आप कस्टमर का, अच्छा सबसे पहली बात ये है, आप एक बिजनेसमैन अच्छा कैसे बन सकते हो, सिंपल सी बात है, जब जो कस्टमर का नीड्स है पहले उसको पूरा करो। कॉम्पिटिटिव जो आपको मार्केट में मिलेगा, अब ये नहीं जो दूसरे के
अगर दुकान है या बिजनेस है तो उसके चक्कर में अपना खो दो नहीं। अगर पहले से भी अगर बिजनेस है तो आप क्या उसमें एक नया ऐड कर रहे हो जिससे कस्टमर को नीड्स को पूरा किया जा सके, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं, अप्रेजल्स का मतलब तो जजमेंट करना। आप कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो पहली बात आपको एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर को चेक करना पड़ेगा, जजमेंट करना पड़ेगा, और कस्टमर को जो नीड्स है उसको सही तरीके से समझना पड़ेगा। तभी जो है ना आप कह सकते हो यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण होता है इन्वायरमेंटल को जज करना एक एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है, बाकी बात नहीं आ रहा है तो कमेंट में करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं क्लास कराता हूं तो आप उसमें अच्छे तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे मेरा काम है क्वेश्चंस को थोड़ा सा इनपुट देना और अच्छे तरीके से एग्जाम में मार्क्स दिलवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 4 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट असेसमेंट। आप मार्केट को किस तरीके से असेस कर सकते हो, ठीक है ना, समझ सकते हो मार्केट को, ठीक है ना। तो बोला गया मार्केट असेसमेंट जो होता है वो बोला गया गुड्स आर प्रोड्यूस एंड फैसिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस और क्रिएट एंटिसिपेशंस ऑफ द डिमांड, द अल्टीमेट एम ऑफ दिस एक्टिविटीज, है ना। So is the these riches the for the whose these are meant, so the commodity are the needed for the consumptions used by the ultimate consumers, the service are utilized by the whose, so who was want to derive and satisfaction out of them। देखो यहाँ पे इतनी सारी कहानी लिखा हुआ है, आपको बस इतना समझना है मार्केट असेसमेंट एक ऐसा चीज होता है जहां पे अगर एक बिजनेसमैन के द्वारा जो मार्केट में कौन सा गुड्स या कौन सा सर्विसेज दे रहा है, ठीक है ना, पहले तो उस पर काम करना पड़ता है। और दूसरी बात यहाँ पे जो वो कस्टमर तक पहुंच पा रहा है या नहीं, ठीक है ना। अगर आपको मार्केट को समझना है, असेसमेंट का मतलब एक तरीके से ही समझ सकते हो, एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है जब मार्केट को समझना, मार्केट को असेसमेंट करना। मार्केट को जो असेसमेंट कर सकते हो वो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन से ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन होगा उसके हिसाब से आप पूरे तरीके से कर सकते हो जो कस्टमर का जो गुड्स का सर्विसेज का जो नीड है क्या वो सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना, उसके सेटिस्फैक्शंस को हम सही तरीके से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। तो बस हो गया मार्केट का असेसमेंट। बात समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको आप देखते जाना भैया, 3 और 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है, What factors should be considered by entrepreneur while selecting product या सर्विसेज। बहुत ही अच्छा बात है। आप क्वेश्चंस यहाँ पे ये कहना चाह रहा है जैसे कौन कौन से फैक्टर है जो एक एंटरप्रेन्योर्स को सही तरीके से जो है ना एक सेलेक्ट करना पड़ता है, जो प्रोडक्ट या सर्विस वो गुड्स बनाएगा या सर्विस के हिसाब से, है ना। आप एंटरप्रेन्योर तो आप ऐसे ही बोल सकते हो या कोई प्रोडक्ट बनाओ उसको हिसाब से बेचो तो हुआ प्रोडक्ट, और दूसरा होता है सर्विस देना। तो सर्विस भी एक तरीके से एंटरप्रेन्योर, जैसे मान लो ईडू एंटरप्रेन्योर किसको कह सकते हैं, जो पढ़ा रहा है, जो एजुकेशन लाइन में है उसको बोल सकते हैं ईडू एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब ये सर्विस सेक्टर में हुआ। उसी तरीके से ऐसे और भी प्रोडक्ट वाला सेक्टर है। तो कैसे अपने आप को जज कर सकता है जब मैं इस फील्ड के लिए काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता, कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है। चलो समझते हैं। बोला कि एंटरप्रेन्योर शुड बी कंसीडर मार्केट डिमांड। जो भी अगर एंटरप्रेन्योर्स अगर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो सबसे पहले बार बार मैं कह रहा हूं, बिजनेस स्टडी में भी मैंने बात बोला है, जब पहले क्या करना होता है मार्केट के डिमांड को सही तरीके से समझो, ठीक है ना। फिर कंपटीशन देखो, जिसमें जितना ज्यादा कंपटीशन है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। अब ये नहीं जो वहां पे कंपटीशन है हम वहां पे नहीं जाने वाले बिजनेस करने के लिए, वहां से हट जाएंगे, ऐसा नहीं। और हाँ ये भी ध्यान रखना है अगर उसमें अगर मान लीजिए ज्यादा कॉम्पिटिशन है तो ये भी तो हो सकता है उसका डिमांड मार्केट में ज्यादा होगा। तो आपको सही तरीके से देखना है जो मार्केट का डिमांड क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है, कॉस्ट प्राइसिंग क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, फिर पर्सनल स्किल आपके पास नॉलेज है या नहीं उस बिजनेस को करने के लिए, उस आइडिया पे काम करने के लिए, लीगल फैक्टर व्हेन चूज द बोला गया प्रोडक्ट या सर्विसेज इंश्योरिंग इट मीट्स जेन्युइन कस्टमर नीड्स एंड ऑफर्स द कॉम्पिटिटिव एज इन एज financially valuable and aligns with their capability with the complying with the regulations। कहने का मतलब यहाँ पे यही हो बचा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बोला कि इसमें कौन कौन से फैक्टर जो कंसीडर करना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर्स को अगर वो सेलेक्ट करेगा प्रोडक्ट बनाए या सर्विस के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे आपको जवाब दे दिया है। पहले मार्केट की डिमांड को देखो, फिर कॉम्पिटिशन देखो, कॉस्ट प्राइसिंग देखो, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है या नहीं उसको देखो, और फिर उसके बाद आपके पास उसको
काम करने के लिए स्किल है या नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद आपके पास लीगल फैक्टर जो खासकर डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सही तरीके से अगर आप कर पा रहे हो तो आपको जेन्युइन कस्टमर्स मिलेगा, और जिससे क्या हो सकता है अपने आप को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो एक एंटरप्रेन्योर्स में या गुड्स में या तो सर्विसेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वाई द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज इसेंशियल्स। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बात करें तो कोई भी बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसेंसियस वाले पार्ट होता है, महत्वपूर्ण वाले पार्ट होता है। आप कोई भी अगर काम करते हो उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो और आपका एग्जामिनेशन मान लीजिए हो जाएगा, तो जब आपका रिजल्ट निकल के आएगा तो वही रिजल्ट एक तरीके से प्रोजेक्ट मान के चलो वो आपका प्रोजेक्ट इंसेंशियल, मतलब इंसेंशियल क्या बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट माना जाएगा। मतलब आपका पूरा 1 साल का 2 साल का जो भी आपने मेहनत किया वो आपका एक चिट्ठा होगा, उसी तरीके से उसको क्या कहते हैं कि रिपोर्ट हुआ, ठीक है ना। जो आपने क्या क्या पढ़ा और आप कितना मार्क्स लाए हैं वो एक तरीके से समराइजिंग ऑफ रिपोर्ट का कहा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो बोला गया है why the project report is essential। the project report is essential because it act as a roadmap होता है, ensuring clarity, communications and control by the detailing goals, progress, resources and risk, which help the secure funding and guide team and manage stakeholders and ultimately drives a successful on time and within the budget and completions। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, इसमें कुछ बातें ध्यान रखना है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, एक ऐसा इंसेंशियल होना चाहिए या है क्योंकि ये एक रोड मैप होता है किसी भी बिजनेस के लिए। दूसरी बात ये क्लैरिटी मतलब क्लियर कट रहता है मुझे क्या क्या किए हैं या नहीं किए हैं, जैसे आपका मार्कशीट, उसी तरीके से कम्युनिकेशन हम सही तरीके से कर सकते हैं, हाँ इसमें इतना मार्क्स आया है या नहीं आया, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क है ना। एंड कंट्रोल डिटेलिंग गोल्स, और कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का या कह सकते हैं जो खासकर जो बिजनेसमैन है उसका जो गोल होता है वो सही तरीके से अपने आप को क्लियर कर सकता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एसेंशियल्स है किसी भी बिजनेस मैन के लिए या एंटरप्रेन्योर्स वाले को एंटरप्रेन्योर के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 और 6 आपको बस क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, 100% क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है, इतना समझ लो। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने लिया हूं बच्चा लगभग में 3 से 4 साल का क्वेश्चंस का पूरे तरीके से कोडिंग करके है, मतलब डिकोड करके ये क्वेश्चंस आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला यहाँ पे मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग आप अगर कहें तो आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हैं। जब प्लानिंग क्या होता है तो प्लानिंग एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक होता है ना, और ये कंटिन्यूटी होता है। तो यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ भी देख लेते हैं। 3 की फीचर्स ऑफ प्लानिंग आर दैट इज गोल। यहाँ पे 3 की बात बोला गया, इसीलिए तो सबसे पहले आप बोल सकते हो बच्चा यहाँ पे गोल ओरिएंटेड है ना। पहला क्या है आपका गोल ओरिएंटेड, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स and it is a बोला गया continuous process requiring constant review and updating, and it's futuristic involving the forecasting and looking ahead to prepare for future event। मतलब यहाँ पे 3 अगर बात कहें तो पहली बात ये होना चाहिए प्लानिंग का, ये एक गोल ओरिएंटेड होता है, दूसरी बात ये फ्यूचरिस्टिक होता है, और तीसरी बात हम ये भी कह सकते हैं ये फोरकास्टिंग होता है, जो कि फ्यूचरिस्टिक तो ही एक तरीके से फोरकास्टिंग होगा, और यहाँ पे कह सकते हैं ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ना, क्योंकि आपने बिजनेस स्ट्रेटजी में भी इस चीज को पढ़ा है। जो प्लानिंग जो होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड होता है और ये फ्यूचरिस्टिक है। ये 3 विशेषता, ये 3 फीचर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला आगे ब्रीफली डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब इसको किस तरीके से हम लोग जो है ना प्रोसेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कशन की बातें नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूं जो क्या प्रोसेस है इसके बारे में समझा देता हूं। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पे पहली बात अगर लेके चलते हैं यहाँ से प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के हिसाब से, तो पहले चलो यहाँ से लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि बोला गया बिल्डिंग अचीवेबल टारगेट्स या गोल, तो किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी एक एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले गोल को सेट करना होता है। अगर कोई चीज के बारे में अगर प्लान बना रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे प्लान बना रहा है जो मुझे कॉमर्स मतलब 12th जो पढ़ाई होगा उसके बाद हम सीए की तैयारी करेंगे, सीएस की तैयारी करेंगे, तो भैया उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है ना, तो उसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस करने के लिए आपके पास एक गोल फिक्स होना चाहिए, मुझे सीए करना है या सीए बनना
बनना है, ठीक है ना, या सीएस करना है या सीएमए करना है, जो भी करना है, बीबीए करना है, एमबीए करना है, तो पहले एक गोल को सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, अन्यथा सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो यहाँ बोल सकते हैं गोल। उसके बाद बोला गया कंस्टिट्यूटिंग द प्लानिंग ग्राउंड्स, और ग्राउंड लेवल से प्लानिंग करना शुरू करो, जीरो लेवल से। आप किसी चीज के बारे में, आप खासकर मान लो बिजनेस के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, लेकिन अगर मान लो किसी भी चीज के बारे में आप सोच रहे हो तो जीरो से सोचो, आखिर उसका जीरो लेवल से लेकर अगर पीक पॉइंट तक जाते हो तो आपका सही तरीके से जेन्युइन जो है ना आपका प्लानिंग बन जाएगा। तीसरी बात, डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टाइमिंग फॉर प्लानिंग, अब वो प्लानिंग जो है कितने सालों तक, कितने दिनों तक वो एक तरीके से काम कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकता है, उस पर भी ध्यान देना है। ये नहीं मैं सीए का तैयारी कर रहा हूँ 10 साल 5 साल 6 साल 2 साल इस तरीके से लगा देना है, नहीं, ऐसा सोचना है मुझे सीए का फाउंडेशन हो या प्रोग्राम हो कोई भी हो, मुझे इतना सालों में इतना महीनों में क्लियर करना है। उसी तरीके से किसी बिजनेस के लिए एक प्लानिंग का टाइम जो है ना फिक्स होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट की अगर बातें करें बच्चा, डिस्कवरिंग ऑल्टरनेटिव्स टू अचीव गोल। अब जरूरी नहीं है, अगर मान लीजिए आपसे अगर सीए क्लियर अगर नहीं होता है, सीएमए क्लियर अगर नहीं होता है, तो आपको उसके जगह पे कुछ ऑल्टरनेटिव भी रखना पड़ेगा, ताकि अगर ये नहीं हो सकता है तो ये भी हो जाए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव प्लान, या प्लान ए प्लान बी, ऐसे करके भी आपको साथ में लेके चलना पड़ता है। अप्रेजिंग एंड चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, तो वही अप्रेजिंग, आपको जजमेंट करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा जो वन ऑफ द बेस्ट मेरे लिए सही क्या है, सीए सीएस या सीएमए या बीबीए या एमबीए या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्या है। उसी तरीके से बिजनेस में भी होता है जो उसके लिए क्या होना चाहिए सही, तो उसकी तरह से ही प्लान बनाने पड़ता है। फिर बोला गया है फ्लोरिंग डेरिवेटिव्स प्लान, ठीक है ना, फ्लोरिंग होना चाहिए, डेरिवेटिव्स होना चाहिए, क्लियर कट और एक्सप्लेनेशंस वाले होना चाहिए, ठीक है ना। अलाइनिंग एंड बोला गया रेगुलेटिंग इन द प्रोसेस, और उसके बाद है ना आप सही तरीके से उसको अलाइन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और ये पूरे प्रोसेस है ना बार बार आते रहेगा। क्यों आते रहेगा? क्योंकि प्लान जो होता है वो एक हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये हमेशा चलते हुए रहता है ना। तो मैंने यहाँ पे ब्रीफली मैंने इसके बारे में बता दिया, बाकी बात ये आपका इंपॉर्टेंट जो है ना एक तरीके से फ्लो चार्ट दिया गया, आप इसको याद कर ले, समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया यहाँ पे व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल्स। देखो उससे पहले था वो एसेंशियल्स क्यों है, अब यहाँ बोला गया है जो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक तरीके से अप्रेजल मतलब जजमेंट करना क्यों जरूरत है। आप सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने अभी बताया जो आपके मार्कशीट है, आप अगर कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए अगर जाते हो तो आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, पूछा तो जाएगा है ना, जो 12th क्लास में कितना मार्क्स आया, या आप उसके मार्कशीट लगाओगे, ग्रेजुएशन के लगाओगे, तो उसके तरीके से जजमेंट करना एक अप्रेजल्स होता है ना। उसी तरीके से कोई भी अगर बिजनेस होता है या कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर्स अगर होते हैं, बनते हैं बिजनेसमैन, तो उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ना होना बहुत जरूरी है और उसको अच्छे तरीके से जज किया जाता है, ताकि आगे चल के फ्यूचर्स में अगर इन्वेस्टमेंट की बातें आता है तो उसको समझा जा सकता है। चलो यहाँ पे एग्जैक्ट समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल्स। तो पहली बात लिखा हुआ है टू एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग द सक्सेस या फेलियर, यही ना हो सकता है। अगर आपके पास प्रोजेक्ट अप्रेजल्स होता है जजमेंट करने के लिए, या तो आप बिजनेस में सक्सेस किए होंगे या तो आप फेल किए होंगे, ठीक है ना। सो ऑफ अ प्रोजेक्ट के लिए पहली बात। दूसरी बात टू अप्लाई स्टैंडर्ड यार्डस्टिक फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ सक्सेस या फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट, आप उस प्रोजेक्ट में कितना फेल हुए कितना सक्सेस हो उससे वो पता चल जाएगा और उससे आप लोग ना अच्छे तरीके से डिसीजन भी ले सकते हो। थर्ड वाली बात बोला गया है टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हम लोग उससे ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि आखिर कॉस्ट मैकेनिज्म क्या है, कितना पैसा लगा है उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, ठीक है ना। और अगली अगर बात करें बच्चा फोर्थ नंबर टू अराइव टू स्पेसिफिक कंक्लूजन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। अब वो कंक्लूजन सही तरीके से पता चल जाता है कि आखिर में जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था आखिर उसके हुआ क्या, ठीक है ना, उसका कंक्लूजन क्या हुआ, क्या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो अल्टीमेट आप कह सकते हैं कि किसी काम को एक समराइजिंग रिपोर्ट को जो हम लोग तैयार करते हैं ना उसी को क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो आप लोग स्कूल में भी जमा किए ही होंगे, लेकिन यहाँ पे बिजनेस के हिसाब से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपिटल। अलग अलग कैपिटल्स होता है। पहली बात अगर फाइनेंशियल कैपिटल की अगर बात करें बच्चा तो पहला आता है डेब्ट कैपिटल। डेब्ट मतलब क्या, कर्जा। सो बोरो फंड्स लोन बॉन्ड्स नीडिंग रीपेमेंट विद इंटरेस्ट।
एक तरीके से ये भी कैपिटल होता है, डेब्ट कैपिटल में आ जाएगा, जो कि फाइनेंशियल है, जिसका फाइनेंस हो सकता है। दूसरी बात इक्विटी कैपिटल, ऑनर्स इन्वेस्टर्स मनी इन एक्सचेंज फॉर ऑनरशिप स्टॉक भी आ सकता है इसमें। तीसरी बात वर्किंग कैपिटल होता है, द फंड्स फॉर डेली ऑपरेशंस, जो डेली ऑपरेशंस के लिए होता है, जिसमें करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज को हम लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, जो कि अकाउंटेंसी में मैंने आपको क्वेश्चन देके समझाया है। 4 नंबर पॉइंट बोला गया ट्रेडिंग कैपिटल, फंड्स फॉर एक्टिव बाइंग सेलिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट, तो जहां पे हम लोग खरीद बिक्री के वाले जो कैपिटल होता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग कैपिटल। अब आते हैं बच्चा यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल कैपिटल। ये नॉन फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है? तो ह्यूमन कैपिटल, स्किल, नॉलेज एंड टैलेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ये सबसे मेन चीज है। इसमें रुपया पैसा की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत होता है स्किल का, कैसा स्किल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में अगर देखें तो स्किल, नॉलेज एंड टैलेंट ऑफ एम्प्लॉय, ये बहुत जरूरी है। किसी भी इंसान के लिए सबसे मेन जो टैलेंट होता है, जो कि नॉन फाइनेंशियल है, इसमें ज्यादा रुपया पैसे की जरूरत नहीं है, वो होता है स्किल, नॉलेज एंड टैलेंट ऑफ एम्प्लॉय। इससे क्या कर सकते हैं? अपने आप को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना सकता है, ठीक है, बन सकता है। ये भी एक कैपिटल्स में आता है। नेक्स्ट बोला गया है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल किसको बोल सकते हैं? जिसमें आपको फिक्स्ड कैपिटल आता है, लॉन्ग टर्म एसेट लाइक बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे नेचुरल कैपिटल, प्रकृति के द्वारा जो पूंजी होता है, रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर लाइक लैंड, वाटर, मिनरल्स, ये आता है हम लोग का नेचुरल कैपिटल्स में। उसके बाद बोला गया सोशल कैपिटल, नेटवर्क, रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी ट्रस्ट एंड द क्रिएट वैल्यू। देखो बच्चों, ये सबसे जो है ना महंगा वाला कैपिटल होता है सोशल कैपिटल। मतलब ये जो रिश्तेदारी की बातें करें, रिलेशंस की बातें करें, कम्युनिटी की बातें करें, ट्रस्ट की बातें करें, ये अगर आपका सही है, कम्युनिटी अगर आपका सही है, समाज में आप सही तरीके से रह रहे हो, ठीक है ना, ये आपको कैपिटल फॉर्मेशन में अगर कहें तो बहुत ही ज्यादा आपका योगदान दे सकता है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़का चीज आजकल की अगर बातें करें तो कम्युनिटी ट्रस्ट एंड क्रिएट वैल्यू, मतलब सोशल कैपिटल जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप भले बिजनेस कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, अगर समाज में आपको कोई इज्जत नहीं, आपका नेटवर्क नहीं, आपका रिलेशनशिप सही नहीं है, तो वो कैपिटल्स बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया इंटेलेक्चुअल कैपिटल, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट, ब्रांड और प्रोप्राइटरी नॉलेज, ये सब एक तरीके से कैपिटल में ही आता है। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट, यहाँ पर अगर कहा जाए तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो कैपिटल्स होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अगर आप इतना भी अगर लिख देते हो बच्चा, तो आपका 5 मार्क्स फिक्स है, क्योंकि ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि हाउ ब्रेक इवन पॉइंट इज डिटरमाइंड। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब बीईपी का बात करें, जहां पे ना ही ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा और ना ही ज्यादा लॉस होगा, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो यहां बोला गया है जो इसको कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी, जिसको बोल सकते हैं डिवाइड योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मार्जिन, इसको सेल प्राइस पर यूनिट के हिसाब से बोल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टू फाइंड द यूनिट्स नीडेड, और डिवाइड फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मतलब यहीं पे अगर बोला जाए तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन किया गया वो और टोटल जो फिक्स एसेट होगा, तो टोटल फिक्स एसेट बाय में कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन, जो हम लोग सेल या प्राइस पर यूनिट के हिसाब से फिक्स किए हैं, वो हम लोग को डिवाइड कर देंगे, तो उसको बोला जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट को अगर बात कहा जाए बच्चा, जहां पे कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉसेज की बातें नहीं किया जाएगा, इक्वल टू एसेट, जो रिजल्टिंग होगा वो जीरो प्रॉफिट, ना ही लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट हुआ। तो सिंपल सी भाषा में बस इतना समझो, जो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो टोटल हम लोग क्या करते हैं, जो फिक्स कॉस्ट एसेट होता है उसको सेलिंग प्राइस यूनिट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो निकल के आ जाता है हम लोग का बीईपी। और ये जो बीईपी होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ना ही ज्यादा प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसे करके चलना है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं बीईपी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं 12 नंबर, बोला कि डिफाइन वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है? ये एक ऐसा कैपिटल है जो कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए अर्ली और एकदम से ग्रोथ को फास्ट कर देता है ना, तुरंत जो है पैसा लगा, ऐसा कुछ किया तो उसके जो है ना जो ग्रोथ लेवल है, डेवलपमेंट जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग वेंचर कैपिटल। देखो क्या लिखा हुआ है, वेंचर कैपिटल जिसको वीसी बोलते हैं, टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग दैट प्रोवाइड्स कैपिटल टू स्टार्टअप
एक ऐसा कैपिटल होता है जो स्टार्टअप के लिए अर्ली स्टेज में तुरंत कंपनीज विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल, तुरंत जो है ना कंपनी का ग्रोथ जो होता है ना पोटेंशियल्स वो हाई वाला हो जाता है, बढ़ जाता है इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी ऑनरशिप। मतलब ये हाई अगर बात करें स्टेज वाले होते हैं, स्टार्टअप होते हैं, अगर इसे वेंचर्स कैपिटल अगर दिया जाता है, खासकर ध्यान रखना बच्चा ये प्राइवेट इक्विटी होता है जो कि फाइनेंस किए जाते हैं स्टार्टअप के लिए, जिसमें बोला गया है स्टार्टअप एंड अर्ली स्टेज कंपनीज विच हाई ग्रोथ पोटेंशियल, जिसके पास है ना हाई पोटेंशियल ग्रोथ का कैपेसिटी रहता है। तो ऐसा कैपिटल लगा के ये एक प्राइवेट इक्विटी होता है, इसमें अर्ली स्टेज में कंपनी क्या करता है, हाई ग्रोथ कर जाता है। इतना बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर, राइट इन ब्रीफ अबाउट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट करना, ठीक है ना, बाहर भेजना, तो क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी जिसको बोल सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट गुड्स मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, जो एक स्टैंडर्ड टाइप के जो क्वालिटी अगर मिलेगा, स्पेसिफिकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री बिफोर दे आर शिफ्ट। तो शिफ्ट होने से पहले, शिफ्ट होने से पहले, एक्सपोर्ट होने से पहले अगर क्वालिटी अगर मान लीजिए अगर चेक करके अगर दिया जाए एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वहां पे क्वालिटी कंट्रोल अच्छा से हो सकता है। ये तो बहुत सिंपल सा चीज है। अगर मान लो कहीं पे भी अगर बात बोले एक्सपोर्ट करना है प्रोडक्ट को, तो शिप करने से पहले, शिपमेंट करने से पहले मतलब भेजने से पहले उसके अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को जांच पड़ताल कर लो, तो अपने आप क्या हो जाएगा, उसके क्वालिटी ऑफ कंट्रोल में बातें आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। बोला गया यहाँ पे स्टेट 4 इंपोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग करने का यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो 4 की इंपोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। आप प्रोटेक्शन, सबसे पहली बात यहाँ पे प्रोटेक्शन, ठीक है ना, प्रोटेक्शन मतलब सेफ गार्डिंग कंटेंट्स होना चाहिए, डैमेज से बचना होगा, खराब होने से बचना पड़ेगा। दूसरी बात इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड ब्रांडिंग, ये होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कन्विंसिंग, मतलब किस प्रकार का प्रोडक्ट है, यूटिलिटी उपयोगिता उसका क्या है, मेकिंग, हैंडलिंग, ये सब होना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्टोरेज की बातें होगा, एंड यूज ऑफ इजियर फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रमोशन, अट्रैक्शन, एक्टिंग एज अ मार्केटिंग टू द स्टैंडर्ड आउट एंड अट्रैक्ट बायर्स। मतलब यहाँ पे बच्चों पैकेजिंग, जो कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसका पैकेजिंग सबसे मेन चीज होता है। मतलब ये हुआ अगर कोई भी आप बिजनेस अगर कर रहे हो, उस बिजनेस में अगर आप अगर मान दुकान ही कर रहे हैं, ठीक है ना, दुकान का जो आउटलुक होता है बाहर वाला वो जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है ना, अट्रैक्ट करता है कस्टमर का। उसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है ना अगर अच्छा अगर होता है तो उससे भी कस्टमर क्या करता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बातें बोला गया है। पहली बात तो प्रोटेक्शन करेगा अगर प्रोडक्ट को पैकेजिंग करते हैं। दूसरी बात है इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा इसमें किस प्रकार का है ना प्रोडक्ट है, कन्वेंशन वाला होगा, स्टोरेज सही तरीके से कर सकते हैं, प्रमोशन सही तरीके से कर सकते हैं, और अट्रैक्ट जो है ना कस्टमर को हम कर ही सकते हैं क्योंकि पैकेजिंग तो अच्छा है ना। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस है, जो 1 साल के अंदर वाले जो फाइनेंस है वो कौन कौन सा चीज आएगा बच्चा, तो यहाँ पे सोर्सेज दिया गया, ट्रेड क्रेडिट ले लो, बैंक से फाइनेंस करवा लो, एक्रूड एक्सपेंसेस करा लो एक बेसिस पे, ठीक है, इतना खर्चा इतना हमने बढ़ाना है, डेफर्ड रेवेन्यू करवा लो, कॉमर्शियल पेपर से ले लो, लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब ये है ना शॉर्ट टर्म अगर कहा जाए, सोर्सेज ऑफ अगर कहा जाए तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। मतलब इतने जगह से आप शॉर्ट टर्म में फाइनेंस करा सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ बोला गया था सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो, बैंक से पैसा ले सकते हो, एक्रूड बेसिस पे खर्चा कर सकते हो, डेफर्ड रेवेन्यू ले सकते हो, कमर्शियल पेपर्स के हिसाब से, लेटर ऑफ क्रेडिट के हिसाब से, ये सब शॉर्ट फाइनेंस होता है। ठीक है ना, इससे आप यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर बोला गया डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक होता है जिसमें बोला गया है प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग एफर्ट्स टू अचीव बिजनेस गोल। पहले इतना समझ लेना है। तो बोला गया मार्केटिंग मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो, तो मार्केट जो प्रबंध होगा, बाजार प्रबंध इसको हिंदी में कह सकते हैं, इससे क्या समझते हो बच्चा, तो बोला गया सबसे पहली बात ये, अगर कोई भी अगर आपके पास मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है प्लानिंग, फिर उसको इंप्लीमेंट करना, फिर उसको कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइजेशंस
ठीक है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग एफर्ट टू अचीव बिजनेस गोल, तभी जो है ना उस बिजनेस में जो है ना जो भी एम को लक्ष्य निर्धारित किया है, एम को पूरा फिक्स किया है, वो उसको मिल सकता है। तो फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स टू थ्रू सुपीरियर वैल्यू टू बिल्ड प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर टू रिलेशनशिप, जिससे क्या हो सके, कस्टमर को प्रॉफिट भी हो, आवश्यकता को पूरा भी किया जा सके और कस्टमर के जो नीड्स हैं उसको संतुष्ट किया जाए, तभी एक मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा स्ट्रेटजी होता है जिसमें प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग ये सब होना बहुत जरूरी है, जिससे बिजनेस गोल को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टेट इट्स टू फीचर्स। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, इसके दो फीचर्स क्या है, बोला कि एज पर थिंकर्स, देखो अभी तक ही अगर बातें कर रहे हैं तब से एंटरप्रेन्योर अभी होता क्या है, तो कह रहा है यहाँ पे थिंकर्स के हिसाब से दिस व्यू पॉइंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज क्या है, प्रमोशन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपेसिटी टू अंडरटेक रिस्क। ये सब होने के बाद अगर वो रिस्क को टेक ओवर कर रहा है, ठीक है ना, तो ये एक ऐसा बिजनेसमैन होते हैं जो बिजनेस के प्रमोशन करेगा, इंडस्ट्री बनाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, और इसके पास ऐसा क्षमता होता है जो रिस्क को जो है ना कवर करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है ना, अब बोला गया इसका डेफिनेशन अगर देख लें डेफिनेशन के हिसाब से, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है बच्चा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हार्बर्टन एवंस, ये साइंटिफिक डेफिनेशन है हार्बर्टन के द्वारा, द एंटरप्रेन्योर अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैज टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग इज अ काइंड ऑफ बिजनेस टू बी ऑपरेटेड, मतलब किसी खास बिजनेस को चलाने के लिए ऑपरेट करने का एक पर्पस को, उद्देश्य को हम लोग जो है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं उसको। अब उसी तरीके से दूसरा साइंटिफिक डेफिनेशन की तरह से अगर देखे बच्चा, तो यहाँ बोला गया फॉरेस्ट फ्रंट्स के हिसाब से द एंटरप्रेन्योर इज मोर देन अ मैनेजर, मैनेजर से भी अगर कहा जाए तो सबसे अधिक ऊपर होता है कौन, एंटरप्रेन्योर, वो तो होबे करेगा। ही इज एन इनोवेटर, ठीक है ना, ये क्या होता है, एक इन्वेंटर होता है, मतलब ये इनोवेटिव आइडिया लेकर ये एक इन्वेंशंस करता है। एंड बोला यहाँ पे ये प्रमोटर भी होता है, उस बिजनेस का चलाने वाला भी होता है। द प्रमोटर्स एज वेल फ्लोइंग आर द फीचर्स, यहाँ पे अगर बात करें फीचर्स का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप जो होगा इसका फीचर्स, पहली बात टेकिंग रिस्क, ये तो सबसे पहले आ जाएगा। जो अगर एंटरप्रेन्योर्स अगर बनते हैं, एंटरप्रेन्योर जो एक बिजनेसमैन अगर होता है तो सबसे पहली बात आता है उसके विशेषता, वो रिस्क कवर करता है, तो रिस्क आ जाएगा, टेकिंग रिस्क। दूसरी बात प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो अच्छा अगर जो एंटरप्रेन्योर होता है बच्चा वो हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेड वाला बिजनेस ही सोचेगा, वो एक दो की बातें नहीं करेगा, अरबों लाखों करोड़ों में डील करने की बात सोचेगा। ग्रुप ऑफ पर्संस, अगर मान लीजिए कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है तो वो एक से अनेक बंदों को, एम्प्लॉय को जोड़ के जो बिजनेस को खड़ा करने के लिए सोचेगा, ठीक है। और चौथी बात, ये एक प्रमोटर्स होता है, ये प्रमोटिंग्स बिजनेस करता है ना, तो ये कह सकते बच्चा ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का फीचर्स है, विशेषता है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप इसी को बोलते हैं जिस जो होगी ये चार जो विशेषता मैंने बोला, चार जो फीचर्स मैंने बोला, 4 फीचर्स, टेकिंग रिस्क, प्रॉफिट ओरिएंटेड, ग्रुप ऑफ पर्संस, प्रोमोटिंग बिजनेस, ये तरीके से एंटरप्रेन्योर्स का ही काम होता है, और भी होता है लेकिन ये चार मेन है ना, ये बातें होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस नंबर 18 बोला कि हाउ वुड यू एग्जीक्यूट द सेटिंग ऑफ एन एंटरप्राइज, आप कैसे उसको काम करना होगा इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बोला गया टू सेटअप एंटरप्राइज यू एग्जीक्यूट एंड सिस्टमैटिक, अगर कोई एंटरप्राइजेस अगर है उसको अगर काम करना है तो एक सिस्टमैटिक ढंग से करेगा। पहली बात फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई एंड वैलिडेट योर बिजनेस आइडिया, पहली बात अपने आप को सही तरीके से आइडेंटिफाई करो और अपने बिजनेस को जो है ना वैलिडेट करो, क्या बिजनेस आप चला रहे। थ्रू मार्केट रिसर्च करो, मार्केट का रिसर्च करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो दुकान अगर मान लो अगर है
खोल दिए, चल नहीं रहा है तो मार्केट के बारे में सोचता नहीं, रिसर्च नहीं करता है, अभी बोलता है दुकान नहीं चल रहा है। पहले ये देखो, अगर आप किराना की दुकान डालो या कोई भी छोटा मोटा दुकान डाल रहे हो कहीं पे भी, तो सबसे पहले पता करो अगल बगल में, मार्केट को रिसर्च करो, क्या वहां पे आप जो प्रोडक्ट बेचने वाले हो क्या लोगों को जरूरत है, क्या वहां पे जो रनिंग है, मूवमेंट है, कस्टमर को कितना है, ठीक है ना, तभी वहां पे। लेकिन आजकल के जो बिजनेस है, छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, दुकानदार वाले होते हैं, वो बस वो ये देखते हैं कि कहाँ पे दुकान खाली है, जो खाली है वहां पे कुछ डाल दो चल भी करेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए सबसे मेन जो होता है, जो आपके पास जो बिजनेस है उसको पहले आइडेंटिफाई करो, वैलिडेट करो बिजनेस के बारे में आइडिया थ्रू द मार्केट रिसर्च, फैसिलिटी स्टडीज, एंड देन क्रिएट डिटेल बिजनेस प्लान, आउटलाइन गोल्स। उसके बाद ही बिजनेस के जो है ना आप आउटलाइन तैयार करो, जो हाँ ये बिजनेस यहाँ पे चल सकता है या नहीं। फिर उसके बाद है ना स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है ना, स्ट्रेटेजी बनाओ एंड फाइनेंस नेक्स्ट हैंडल लेगिटलाइज एंड रजिस्ट्रेशन परमिट्स structures, secure of funding, choose location, acquire resources, land, machinery, staff, and finally implement your plan। तभी जन अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करो, लॉन्च करो एंड मार्केट योर प्रोडक्ट या सर्विसेज, चाहे आपके पास प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो तो आपका चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो क्वेश्चंस में कहना यही चाह रहा है कि कैसे कोई भी एंटरप्राइज अपने आप को काम कर सकता है या अपने आप को बिजनेसमैन है ना समझ सकता है, उसको क्या करने की जरूरत होगा। तो यहाँ पे बोला गया पहले मार्केट को रिसर्च करो, उसके बारे में समझो, प्लान बनाओ, आउटलाइन गोल्स को फिट करो, स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है ना, उसके बाद फाइनेंस कराओ अगर रुपये पैसा नहीं है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हैंडल लेगिलिटी, जो रजिस्ट्रेशन है, परमिट है, वो तो लेना पड़ेगा ना भैया। अगर आप दुकान अगर कर रहे हो तो आपको लाइसेंस परमिट तो लेना पड़ेगा, तो परमिट लो, लाइसेंस लो, और उसके बाद है ना फंडिंग अगर है तो आपको जो लग रहा है, और सबसे बड़ी चीज लोकेशन सही तरीके से पता करो, और जो आपके पास रिसोर्सेज है एक्वायर करो, उसको देखो जहां इससे आपको काम चल सकता है कि नहीं। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये एक कोई भी बिजनेस को जो है ना आइडेंटिफाई और वैलिडेट कर सकता है अगर उसके पास के मार्केट रिसर्च का दिमाग है, गोल ओरिएंटेड है, मार्केट में अगर बातें चले कस्टमर को नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए हो, तो वो सही तरीके से बंदा काम कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस। अब ये फंड फ्लो एनालिसिस के चार जो लिमिटेशंस की बात, चार नहीं है, व्हाट आर द लिमिटेशन। लिमिटेशंस का मतलब होता है डिसएडवांटेज। तो देखते हैं बच्चा, द लिमिटेशंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट आर एज फॉलो। पहली बात बोला गया है लैक ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशंस। A cash flow funds analysis is unsuccessful in providing the basic information। ये unsuccessful इसी वजह से होता है क्योंकि इसके पास बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, इसीलिए इसका ये लिमिटेशन है, ये डिसएडवांटेज है। It fails to provide basic measures in each the changing financial condition। दूसरी बात एनालिसिस ऑफ पास्ट डाटा। ये अगर हम लोग बातें करें लिमिटेशन ऑफ फंड की बातें बोला गया है, तो बोला गया है जो एनालिसिस करने में हेल्प मिलता है अगर हम लोग फंड फ्लो को एनालिसिस करते हैं, तो पहले क्या हुआ अभी क्या हुआ उसके बारे में अच्छे तरीके। सो एनालिसिस ऑफ पास्ट डाटा, दिस एनालिसिस इज रिलेटेड टू व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। पहले क्या हुआ है नहीं हुआ है उसको अच्छे तरीके से हम लोग देखने के लिए फंड फ्लो एनालिसिस करते हैं, पास्ट को, ठीक है, फ्यूचर्स को नहीं। हाउएवर इट कैन बी बोला कि some guidelines in the analysis the fund flow process for future and they cannot do the needful and with the perfect accuracy। मतलब ये परफेक्ट जन एक्यूरेसी नहीं है, बस इतना समझ लेते हैं कि पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसको सही तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं। और दूसरी बात जो डाटा रहता है वो बेसिक मेजर करने के लिए आता है, वो एक्यूरेट जो है ना डाटा को सही तरीके से मेजर करके नहीं देता है, इसी वजह से ये हो जाएगा डिसएडवांटेज में, इसी वजह से ये हो जाएगा लिमिटेशंस में, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बोला गया है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग रेशियो एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। देखो बच्चों आप अकाउंटेंसी में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बोला कि अकाउंटिंग रेशियो आर मैथमेटिकल कंपैरिजंस ऑफ फिगर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट होता है दैट रिवील कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, helping a stakeholder understand profitability, liquidity and solvency for a better decision making and the trend analysis। कहने मतलब यही हुआ अकाउंटिंग रेशियो जो होता है जिसमें हम लोग ये समझते हैं
ये एक मैथमेटिकल एनालिसिस होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चा, जो कंपनी का जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ होता है या परफॉर्मेंस होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, उसके परफॉर्मेंस के बारे में समझते हैं। उसके साथ साथ हम लोग के हैं जो स्टेक होल्डर है कंपनी का उसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। लिक्विडिटी क्या है, सॉल्वेंसी क्या है, वो सबको ठीक करने के लिए हम लोग रेशियो एनालिसिस कराते हैं। और कंपनी का किसी भी फॉर्म का कितना ग्रोथ हो रहा है या उसके लिए क्या बेटर हो सकता है उसके बारे में हम लोग बेटर डिसीजन दे सकते हैं, वो उसको जानकारी के लिए हम लोग अकाउंटिंग रेशियो कराते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से याद करके लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य की अगर बातें करें तो बोला कि देयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूड, अगर देखें असेसिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को सही तरीके से असेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या है नहीं उसके बारे में समझ सकते हैं, मैनेजमेंट को जो है ना एक्शन लेने में आसानी हो सकता है, और साथ ही साथ जो है ना कोई भी अगर क्विक डायग्नोस्टिक होगा, कोई प्रॉब्लम अगर होता है बिजनेस में उसको अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं, जैसे इन्वेस्टर के बारे में, क्रेडिटर्स के बारे में या मैनेजर्स के बारे में। ये सब जो है ना एक तरीके से क्या बोलते हैं यहाँ पे फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ जो हम लोग अकाउंटिंग रेशियो इसीलिए करवाते हैं और इसका उद्देश्य ये है जो सही तरीके से डिसीजन ले सके, ट्रेंड एनालिसिस को हम लोग फॉलो कर सके, ठीक है ना, इंप्रूव कर सके, कॉम्पिटिटर्स के कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, इस सब को जांच परख के लिए हम लोग क्या कराते हैं, अकाउंटिंग रेशियो कराते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। बाकी बात यहाँ पे लिखा हुआ आप इससे भी पता कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21, हाउ डज एंटरप्रेन्योर डिफर फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब एक एम्प्लॉय और एक ऑनर में तो आप इतना समझ में आता ही होगा जब बहुत ज्यादा ही फर्क है। यहां बोला गया है बच्चों The entrepreneurs differ from the employee are explaining flowing points। पहली बात एंटरप्रेन्योर किसको कह सकते हैं, मैंने बता दिया है, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक रिस्क टू सेट अप एंटरप्राइज। लेकिन एम्प्लॉय कोई रिस्क नहीं लेता है। आप मान लो जॉब अच्छा या बिजनेस अच्छा, तो बहुत सारे बच्चों का कहना होता है बिजनेस अच्छा होता है जरूर, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, रिस्क है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय का काम कर रहा है, नौकरी अगर कर रहा है, तो क्या उसमें कोई रिस्क है, बिल्कुल नहीं है। बस आपको करना यही है जो आपको सही तरीके से काम करना है। तो अगर आप सही तरीके से काम करो इसमें रिस्क का 0% आ जाएगा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर होता है एज अ पर्सन बोला हु टेक रिस्क टू सेट अप एंटरप्राइज। दूसरी बात एंटरप्रेन्योर ऑलवेज फेस रिस्क ऑफ प्रॉफिट या लॉस। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा फेस करता है जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तीसरी बात एंटरप्रेन्योर टेक डिसीजंस, और एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा डिसीजन लेता है, ठीक है। लेकिन वही अगर बात करें बच्चा अगर एम्प्लॉय के कंसर्न में, एम्प्लॉय इज दैट पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय एंटरप्रेन्योर फॉर हिज हेल्प, है ना। तो एंटरप्रेन्योर को हेल्प करने के लिए एम्प्लॉय आता है, ठीक है ना। तो वहां पे उसका कोई डिसीजन नहीं चलेगा, किसका डिसीजन, एम्प्लॉय का कोई डिसीजन नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी बात एम्प्लॉय नेवर फेस रिस्क, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर कोई काम कर रहा है किसी कंपनी में, अगर मान लो मैं किसी कंपनी में अगर काम करूंगा एज ए एम्प्लॉय, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास रिस्क ज्यादा नहीं अगर मैं सही तरीके से काम करूं तो, ठीक है ना। लेकिन जो बिजनेसमैन है जिसकी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं उसका अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा रिस्क होगा क्योंकि पर डे फेस करता होगा रिस्क से, है ना। तो यहाँ भी बात बोला गया एम्प्लॉय नेवर फेस रिस्क। और तीसरी बात बोला गया एम्प्लॉय डज नॉट टेक डिसीजन, बात तो सही है, एम्प्लॉय कभी भी डिसीजन ले ही नहीं सकता है ना। ये आपको समझ में आ गया, ये एक डिफरेंसेज है, ठीक है। ये आपको 100% क्वेश्चन या तो 5 में या तो 2 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। वैसे सारे क्वेश्चन आएगा लेकिन ये तो आप 100% फिक्स कर लो, ठीक है। अब 40 में तो 40 तो आएगा नहीं, है ना, तो कुछ ही क्वेश्चन आएगा लेकिन इसमें से छांट के आएगा। 22 नंबर क्वेश्चंस की बात करें बच्चा, बोला व्हाट डज मीन बाय सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। तो सेंसिंग का बात यहाँ पे है, सेंसिंग अपॉर्चुनिटी मींस यूजिंग observation, analysis and creativity to identify to unmet needs and problems of the change in market or society and then developing innovative solutions that can be turned into viable business ventures या enterprise। मतलब यही हुआ बच्चा, तो सेंस अपॉर्चुनिटी हम लोग ये कह सकते हैं तो जहां पे आपको ऑब्जर्वेशंस की जरूरत पड़ा है, मार्केट में क्या नया चीज की जरूरत है, और जहां पे अगर आपने सेंसिंग किया, ऑब्जर्वेशंस किया, तो वो आप एक बिजनेस बना सकते हो। आपने सुना होगा बहुत जगह पे अलग अलग चाय वाले के नाम से, ठीक है ना, उसके बाद आप जो है ना समोसा वाले के हिसाब से, सुट्टा वाले के हिसाब से, ठीक है, उसी तरीके से आप कहते हैं दातुन वाला के हिसाब से,
तो ये सब क्या है, जहां पे उन्होंने देखा जो ऐसा है, अपॉर्चुनिटी है, ऐसा चीजें हैं, तो बिजनेस बना दिया, है ना। तो सिंपल सी बात है यहाँ बच्चा, ये जो सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, जहां पे भी अगर ऑब्जर्वेशन मिला, देखभाल मिला, भाई हमको ऐसे देखने में लगता है यहाँ बिजनेस चल सकता है, ऑब्जर्व आपने किया, वहां के प्रॉब्लम को आपने समझा, तो जहां पे एक बिजनेसमैन किसी कस्टमर के, कंज्यूमर्स के, लोगों के, पब्लिक का सबसे मेन चीज है, ठीक है ना, अगर पब्लिक के प्रॉब्लम्स के बारे में अगर समझ गया ना, उसके नीड्स क्या है, तो वहां पे जो है ना सेंसिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो पूरा हो सकता है, ठीक है ना, वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकता है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे सोसाइटी को क्या चाहिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या मुझे इनोवेटिव आइडिया लाना पड़ेगा, उसके लिए सॉल्यूशंस करना पड़ेगा, वही होता है सेंसिंग अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है ना। जहां चाह वहां राह, ठीक है, यही है, चाह लो सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। कहने वाले को कहने दो, कहने वाले लोग कहते रहेंगे, अब मैं वीडियो बनाता रहूंगा, गलत हो सही हो आप मुझे कमेंट करते रहो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, मेरा मकसद साफ है, जिन बच्चों का 2026 में एग्जामिनेशंस है उसके लिए मुझे क्वेश्चंस पहुंचाना है, भले मैं यहाँ पे कम समझाऊं या ज्यादा समझाऊं, अच्छे समझाऊं या बुरा से बुरा समझाऊं, लेकिन जो क्वेश्चंस कम से कम आपके पास पहुंच जाए और उसका आपको आंसर अपने ढंग से अगर चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखना, अगर मेरा आंसर आपको परफेक्ट नहीं लगे तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज माइक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है ना। तो बोला गया यहाँ पे द इमीडिएट स्मॉल स्केल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पेशली एज ए डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ लार्जर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में समझ सकते बच्चा, स्मॉल स्केल जो इन्वायरमेंट होता है ना उसी को माइक्रो इन्वायरमेंट कह सकते हैं, जहां पे बहुत छोटा छोटा जो ऑर्गेनिज्म स्पेशली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ लार्जर इन्वायरमेंट का, लार्जर इन्वायरमेंट का पार्ट के छोटा जो पार्ट हुआ उसी को बोल सकते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 नंबर, बोला कि विच टू फोर्सेज एक्ट इन द बर्थ ऑफ एंटरप्राइजेज। ये अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ, बोला कि विच टू फोर्सेज एक्ट इन द बर्थ ऑफ एंटरप्राइजेज, ऐसे कौन कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जहां पे बताया जा रहा है कोई इंटरप्राइजेज जो बिजनेसमैन है या जन्म के हिसाब से बनेगा या सोच के हिसाब से, तो इसको थोड़ा समझते हैं। बोला कि द टू प्राइमरी फोर्सेज ड्राइविंग द बर्थ ऑफ एंटरप्राइजेज आर सीटेड एज द एंटरप्रेन्योर ड्राइव फॉर इनोवेशंस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। पहले तो ये समझो, कह रहा है यहाँ पे कैसे कोई एंटरप्रेन्योर्स को, एक बिजनेसमैन को है ना जन्म लेता है, ठीक है ना, मतलब एक बिजनेसमैन कैसे बनता है, सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए बोला गया है आपके पास एक इनोवेशंस, एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ठीक है ना, अवसर होना चाहिए, रिकॉग्निशंस, इंटरनल पुश होना चाहिए, अंदर से जो है ना कुछ करने की जो है ना जजमेंट होना चाहिए, है ना, इच्छा शक्ति होना चाहिए। आप जजमेंट मतलब जजमेंट का तब इसीलिए मैंने बोला, जो आपके पास कोई जजमेंट ही नहीं है, जहां मुझे करना भी है कि नहीं करना है, आप बस सोचते रहते हैं क्या करना है नहीं करना है। आप सही तरीके से जजमेंट को क्लियर करो, गोल को सेट करो और अपने आप को रिकॉग्निशंस करो, इंटरनल पुश करो, एंड बोला मार्केट डिमांड को देखो, मार्केट में डिमांड क्या है उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस कर दो, सॉल्व कर दो, आपका मार्केट बन जाएगा, आपका जो है ना बिजनेस अच्छा तरीके से चलने लगेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको बस इतना करना है, जो अगर अच्छे बिजनेसमैन बनना है, अगर कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो तो आपको बस देखना है कि आपके पास इनोवेटिव आइडिया क्या है, आप कैसे उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ठीक है ना, उसके लिए जो मार्केट में डिमांड है क्या उसको आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं, अगर सॉल्व करा तो आप बिजनेसमैन बन गए, ठीक है। सो क्रिएटिंग अ डायनेमिक टेंशन वेयर एन आइडिया मीट्स अ विएबल कस्टमर्स नीड्स फैसिलिटेटेड बाय मैनेजमेंट पुश एंड ओवरकमिंग रिस्क, ठीक है ना। तो रिस्क तो भाई हर एक जगह पे ही है, चाहे बिजनेसमैन की बातें करते हैं या एम्प्लॉय की बात करते हैं। हाँ, बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स बनने में बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन जॉब लेने में बहुत ही कम रिस्क है, रिस्क तो दोनों में है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन बोला यहाँ पे व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग से आप क्या समझते हो, तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द करंट फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ बिजनेस टू आइडेंटिफाई फ्यूचर फाइनेंशियल गोल। तो अभी वर्तमान में, ठीक है ना, प्रेजेंट में कंपनी का क्या फाइनेंशियल स्थिति है, ठीक है, रुपए पैसे के हिसाब से, और फ्यूचर्स में क्या होना चाहिए उसके लिए जो प्लान बनाते हैं बच्चा, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
व्हाट डज मीन बाय जनरल डिस्क्रिप्शंस। तो जो डिस्क्रिप्शंस होता है ना, बहुत ही अच्छी चीज होता है किसी भी चीज के लिए। बोला कि जनरल डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड्स अ ब्रॉड ओवरव्यू या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग, focusing on the main parts and overall aspect of rather than specific minute details, giving a basic understanding of the subject। सिंपल सी भाषा में ये कहना चाहता हूं, अगर मान लीजिए आप कोई चीज के बारे में आप पढ़ते हो, समझते हो, ठीक है ना, या प्रोडक्ट लेते हो, सिंपल सी भी कह सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस दिया रहता है, शॉर्ट समरी वाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही आप समझ सकते हो, जो एक स्पेसिफिक या अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से ओवरव्यू जो दिया रहता है, उसी को आप कह सकते हो जनरल डिस्क्रिप्शन। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी वाला है क्या? देखो बोला कि टेक्निकल रिसोर्सेज रेफर्स टू द टूल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड सिस्टम बोथ टेंजिबल लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटेंजिबल लाइक data, skills that enable organizations and individuals to perform technical tasks, design product, manage operations and solve problems. Essential all the scientific knowledge, tools and skill applied in the professional context में जो बातें होगा वही होता है आपका टेक्निकल रिसोर्सेज। टेक्निकल रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जो आपके पास ऐसा टूल्स का नॉलेज होना चाहिए जिससे आप कोई भी बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो एज ए बिजनेसमैन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्निकल रिसोर्सेज लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक्सपर्टाइज, आप बिजनेस आप कर रहे हो तो आपको एक्सपर्टाइज अगर हो गए हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना हो, चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, ठीक है ना, आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। ठीक है ना, आप टेक्निकल बिना हुए आजकल कोई बिजनेस नहीं चलता। ठीक है ना, आजकल बहुत सारे ऐसे चीजें होता है जो फ्री फंड में आप यूज करके, अगर एक्सपर्ट हो, ठीक है ना, तो फ्री फंड में उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं है जो हम ज्यादा से ज्यादा मेरे पास कैपिटल होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, बस टेक्निकल रिसोर्सेज अगर आपके पास है। जैसे सिंपल सी बात, आप एक टीचर्स को क्या चाहिए, आप सिंपल से भाषा में बताते हैं, जो एक टीचर्स होते हैं वो क्या करता है, उसके पास नॉलेज है ना। अगर नॉलेज अगर है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर एक्सपर्टाइज है, उसके पास स्किल है ना, उसके पास अगर कहा जाए टेक्निकल रिसोर्सेज है, दिमागी अगर बातें करें नॉलेज है, तो भाई उसको यूज करके अपने आप को एक कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं, पूंजी को बना सकता है, बिजनेस बना सकता है। ये तो सारे बच्चे अच्छे तरीके से समझते हैं, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ, जो आपके पास ऐसा क्या चीजें हैं, टेक्निकल चीजें, जिससे आप उसको यूज करके एक बिजनेसमैन बन सकते हो, है ना। आप तो बिहार में अच्छे तरीके से फेमस भी हो चुका है, ठीक है ना। ठेकुआ अगर हम लोग जो वैसे छठ में हम लोग बनाते थे, खाते थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आपको ऑनलाइन ऑर्डर है ना, हर एक समय जो है ना पैकेजिंग की तरह मिलता है। मतलब ये हुआ, जो उस बंदा को दाद देना चाहिए, भैया कम से कम वो अपॉर्चुनिटी खोजा ना, और सब लोग नहीं बना रहा था, लेकिन वो मार्केट को बनाया, और वो मार्केट बनाया तो करोड़ों का भी टर्नओवर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, टेक्निकल रिसोर्सेज, हाँ इसमें ऐसा दिमाग लगाया जाए जिससे क्या हो सकता है, वो पूरा हो सकता है ना। तो यहाँ पे बस इतना ही बात करूंगा, जब डिटेल में बात नहीं करूंगा। सो एनेबल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म टेक्निकल टास्क, डिजाइन प्रोडक्ट। तो देखो मैंने अभी ठेकुआ का नाम बोला, तो वो डिजाइन किया प्रोडक्ट को, ऐसा डिजाइन किया जो मार्केट में चल रहा है। मैनेज ऑपरेशंस, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व होने चाहिए। इंसेंसर ऑल द साइंटिफिक नॉलेज, टूल्स, स्किल अप्लाइड इन द प्रोफेशनल। अब ये सब चीज यूज करके एक प्रोफेशनलिज्म जो है ना, एक प्रोफेशनल अगर कहा जाए, तो आप टेक्निकल रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। फ्री फंड में बहुत सारे प्रचार प्रसार, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। बहुत लोगों का कहना होता है सर यहाँ पे रोजगार कहाँ है, तुम सही तरीके से देखो, रोजगार ही रोजगार है। कंडीशन यही है, जो आपके पास टेक्निकल रिसोर्सेज, दिमाग, स्किल, ये सब बोलते हैं ना, वो नहीं, अगर वो है तो रोजगार की कोई कमी नहीं है। बस आपको खोजना है, रिसर्च करना है मार्केट में, जो मार्केट को जरूरत क्या है आपका। जब से ही अगर पता चलेगा जो मार्केट को आपको किस वजह से आपको खोजा जा रहा है और आपके पास क्या नॉलेज है, उसको आप मार्केट को दे सकते हो, तो आपको बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो
ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला कि ह्यूमन रिसोर्स है जिसको एचआर बोलते हैं, रेफर्स टू द बोथ द पीपल हु मेक अप organizations, workforce and the department that manage them, handling everything from hiring and training, benefits, payroll, legal compliances and क्या लिखा है, fostering positive work environment to help the achieve company goals। इतना लंबा चौड़ा लिखने का मतलब यहाँ पे नहीं है, सिंपल सी भाषा में ये है जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो कोई भी ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे बन सकता है, ट्रेनिंग लेके। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये है बच्चा, जब कोई भी इंसान अपने आप में एक कैपिटल होता है जिसको ह्यूमन कैपिटल भी बोल सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपने आप को नॉलेज गेन करना है, सीखना है, ट्रेनिंग लेना है, तो आप भी एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्सेज आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो दूसरे के काम में अगर अच्छे तरीके से उसके एवरेज में पैसा के हिसाब से अगर काम आ रहे हो, मतलब आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास नॉलेज है तब उसके यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, या बिजनेस कर रहे हो तो आप भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज में आ गए ना, क्योंकि आपके पास नॉलेज है ना। तो यही बात ध्यान रखना बच्चा। तो बोला कि यहाँ पे जो हायरिंग किया तो जाता है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज होगा, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज वो क्या क्या चीज देखता है, देखता है यहाँ, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब किसी के यहाँ पर नौकरी करना है, जो एचआर होता है वो क्या क्या चीज देखेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाया जो ह्यूमन रिसोर्स है, तो अपने आप में ट्रेनिंग लो, स्किल लो, ठीक है ना। अगर आपके पास ये है तो अगर कोई आपको हायर अगर करता है, जॉब पे अगर रखेगा, तो वही बात बोला गया है जो बेनिफिट्स होता है पैरोल पे काम कराने का, लीगल कंप्लायंस से, फॉस्टरिंग पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट टू हेल्प अचीव कंपनी गोल। तो अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, जो कि एचआर आपको ह्यूमन रिसोर्सेज वाले जो है छांट के लाया है, ठीक है ना, सिलेक्शन किया है, तो आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चा, द वर्किंग कैपिटल साइकिल्स मेजर्स हाउ लॉन्ग बिजनेस टेक टू कन्वर्ट इट्स इन्वेस्टमेंट in inventory and others short term asset into the cash from sales minus the time takes to the pay its own suppliers, showing operational efficiency and financial health। इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी भाषा में देख सकते हो वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल यहाँ पे पहले कैश परचेज किया, फिर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को मैनेज किया, प्रोडक्शंस बनाया, फिनिश प्रोडक्ट हुआ, कस्टमर को मैंने बेचा, अकाउंट्स जनरेट रिसीवेबल हुआ, पैसा मिला, कलेक्शंस किया, कैश मिला, और ऐसे करके वर्किंग जो है ना कैपिटल साइकिल चलते ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर बोला गया यहाँ पे, व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। इससे पहले मैंने बताया था जब ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे जो है मेजर्स करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे एनालिसिस की बात है, हाउ इट्स कैलकुलेटेड। बोला गया ब्रेक इवन एनालिसिस फाइंड्स द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू एंड इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये तो हम लोग समझ चुके हैं जो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, helping the business set sales targets, it's calculated by dividing by total fixed cost। यहाँ पे देख सकते हो total fixed cost, by में contributions margins कितना है, उसी तहत हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब मार्जिन पर यूनिट कैसे निकाल सकते हैं बच्चा, ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन है ये कैसे निकलता है, तो मार्जिन पर यूनिट जो निकलेगा सेल्स प्राइस पर यूनिट में से माइनस कर लेना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आपको मिल जाएगा मार्जिन पर यूनिट, ठीक है ना। अब जैसे एक दूसरे को लेकर डिवाइड करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है। अब अच्छे तरीके से पढ़ोगे, नहीं तो आप मुझे कमेंट करना, इसका न्यूमेरिकल भी आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आज के वीडियो में थ्योरेटिकल ही बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 31 नंबर बोला कि व्हाट इज द प्रमोशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस प्रमोशन क्या होता है, बिजनेस प्रमोशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज एंड स्ट्रेटजी फॉर यूज्ड टू इंक्रीज अवेयरनेस, अट्रैक्ट कस्टमर एंड बूस्ट सेल्स ऑफ द बिजनेस। मतलब प्रमोशंस, किसी बिजनेस का अगर बातें करें, प्रमोशंस बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा होता है। तो बोला गया हम यहाँ पे प्रमोशन बिजनेस को क्यों करते हैं, ताकि अवेयरनेस हो कस्टमर को, उसके बारे में पता चले, अट्रैक्ट करे कस्टमर को, उसके बाद बिजनेस में फायदा हो, है ना। दिस इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, जैसे इसमें हम लोग क्या करा सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, अगर प्रमोशन से कराते हैं बिजनेस का तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करा दो, ठीक है ना, पब्लिसिटी करा दो, पब्लिक रिलेशंस बनाओ, सेल्स प्रमोशंस कराओ, सोशल मीडिया कैंपेन्स करो, अदर मार्केटिंग एफर्ट जो भी है वो लगाओ, ब्रांड बनाओ, ऑडियंस तक पहुंचो, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचो, जिससे क्या होगा
आपके बिजनेस का प्रमोशन होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजमेंट, ऑडियंस तक आपको पहुंचना है कि नहीं। आपके पास ऑडियंस होना चाहिए जो कि आपका, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं तो बहुत सारे बच्चे को पसंद नहीं आता है, बस 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देखता है, वो स्किप करके चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हम भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, हमने भी मैनेजमेंट पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना समझ जाओ यहाँ पे जो आप लोग कर रहे हो मैनेजमेंट के हिसाब से, तो आप स्किप करके भाग जाओ, उससे मतलब नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं। ये मैनेजमेंट यही होता है कि जिस हद तक हो उसको ठीक करना, मैं ठीक करके रहूंगा, मैं अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके रहूंगा, मैं आपको समझा के रहूंगा। ठीक है ना। मैं अगर कहूं तो एज अ पीएचडी अभी जो मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से एज ए स्टूडेंट मैं मानूंगा। ठीक है ना, मैं अपने आप को कभी टीचर नहीं मानता। इसके लिए मतलब यही हुआ जो आप जो कर रहे हो वो मुझे भली भांति मालूम होता है। ठीक है, बस मैं इतना कहूंगा जो यहाँ पे किसी भी तरीके से प्रमोशंस की बातें करें, यूट्यूबर्स की अगर बातें करें, मैं यहाँ प्रमोशन नहीं, मैं यहाँ पे कहता हूँ आपने कितना सीखा कितना जाना, ठीक है ना, उस पर आपको ध्यान देना है। आपको बस एग्जामिनेशन पे ध्यान देना है, यही मेरे लिए काफी है। आपका अच्छा सा मार्क्स आ जाए, यही मेरे लिए प्रमोशंस होगा। ठीक है, अगर आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, आप अच्छे निकल जाओगे, तो मेरा इसी में प्रमोशंस हो जाएगा। ठीक है, ये तो अब पर्सनल सेलिंग। अब आते हैं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन। नेम एनी टू मार्केट इंटरमीडियरी की अगर बातें करें तो बोला कि 2 कॉमन टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडियरी होता है। एक होता है होलसेलर्स who buy goods in bulk from the producers and sell them to retailers, and retailers who sell product directly to the final consumers like a supermarkets or an online store. या other examples include agent, brokers and distributors, है कि नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ बोला गया है तो दुइये को आपको बताना है जो मार्केट का इंटरमीडिएट जो अगर बातें करें मध्यम वर्ग जो होते हैं, यहाँ पे सिंपल से भाषा में कह सकते हैं कि होलसेलर हुआ, दूसरा रिटेलर। ठीक है ना, तो अगर होलसेलर से कौन खरीदेगा, रिटेल वाले, और रिटेलर क्या करेगा, जो पब्लिक को बांटेगा बेचेगा, है ना, उसी को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे मार्केटिंग। होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर क्या करेगा, कस्टमर को पहुंचाएगा ना। बस यही तो है आपका इंटरमीडिएट वाले लोग जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस को करते हैं, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लाइक व्हाई प्लानिंग इज सेड टू बी मेंटल प्रोसेस। आपको मैंने बिजनेस स्टडीज में भी ये क्वेश्चंस के बारे में बताया है। मान लो यहाँ पे लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ डेफिनेशंस के हिसाब से क्या है, तो प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस है। कैसे, प्लानिंग जो है हमेशा डिसाइड करता है एडवांस में व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू। ठीक है ना, इट मेक्स द पॉसिबल फॉर थिंग्स to occurs which would not otherwise happens। ठीक है ना, so we can also say that planning is the exercise of creativity, thinking and the solutions of business problems। ठीक है, so it involves the determinations of the what is to be done and how, where is to be done and who shall be responsible। We conclude the above the fact that the act of thinking and determining the course of action split out in the detail is called planning। अब इतने सारे देखिए, अगर भाषा अगर प्लानिंग में किया जाता है तो आप उसको क्या कह सकते बच्चा, मेंटल प्रोसेस है। बोला गया प्लानिंग हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस जगह करना है। ठीक है ना, तो उसके बारे में जो अगर सोचना अगर होता है बिजनेस के लिए तो एक तरीके से मेंटली प्रोसेस है। बोला व्हेन टू डू, हु इज टू डू, ठीक है ना, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, ये सब जितना भी है प्लानिंग में क्या होता है, एडवांस में सोचना पड़ता है। तो एक तरीके से ये मेंटल प्रोसेस ही होता है, दिमागी का खेल है। प्लान सबका एग्जीक्यूट नहीं होता है, सोचता कुछ और है, हो जाता कुछ और है कि नहीं। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होगा, सोचते कुछ और है और हो जाता कुछ और है। तो इससे अच्छा है अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। जरूरी नहीं है जो आप सोचते हो उसका बियॉन्ड होता है बार बार, ऐसा नहीं है। अगर आपका सोच अच्छा है तो आपके साथ अच्छा ही होगा और अच्छा प्लान जो है ना आपका एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 34 नंबर बोला राइट अ ब्रीफ नोट्स ऑन सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, अब किसी प्रोजेक्ट को हम लोग किस तरह के सिलेक्शंस करते हैं, तो बोला गया प्रोजेक्ट सिलेक्शन इज द क्रूशियल प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स एंड चूज
which ones its pursue and ensure strategic alignment, maximize benefit एंड ऑप्टिमाइज लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके भी हम लोग जो है कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, उसके लिए ब्रीफ नोट्स जो सिलेक्शंस को दिया गया है प्रोजेक्ट का। तो सिंपल सी बात मैं ये समझाना चाहता हूं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, उसमें अगर कोई चीज आप ब्रीफ लिखें, आपका प्लान क्या है, ठीक है ना, आपके लिए जो है स्ट्रेटजी क्या है, अलाइनमेंट क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट या बेनिफिट्स कैसे हो सकता है कंपनी के लिए, या आपको उससे कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये सब अगर परस्यू करने से पहले आप ब्रीफ में अगर आप देते हैं नोट्स, ठीक है ना, तो वही ब्रीफ नोट्स होता है, समराइज करके देते हैं, ठीक है, इतनी सी बात है। 35 नंबर बोला गया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। बहुत सारे टाइप्स का अकाउंटिंग रेशियो होता है, अकाउंटिंग में मैंने बताया है। बोला कि अकाउंटिंग रेशियो आर द कैटेगराइज्ड टू द असेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, प्राइमरी फॉलिंग इनटू लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिवरेज या सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशियो with the sum also include market value ratio is revealing short term health, profit generations, long term debt management, asset use and stock performance respectively। तो यहाँ पे इतने सारे अगर कहा जाए तो अकाउंटिंग रेशियो होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ जो होता है ना, उसको देखने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 बोला कि व्हाट आर द ग्रोथ ऑफ स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, तो बोला कि ग्रोथ ऑफ स्ट्रेटेजी इज द कंपनी डिटेल एक्शन प्लान टू द एक्सपेंड टू बिजनेस इट्स बिजनेस एमिंग टू इंक्रीज रेवेन्यू, मार्केट शेयर, कस्टमर का बेस, geographic reach through method like entering new markets and launching new product or strategic acquisitions ensuring और sustainable development and long term success। ये जो लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है ना, तो स्ट्रेटजी मतलब आपके पास कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना, लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई का क्या उद्देश्य है? बहुत सारे बच्चे का तो कोई उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे बच्चों के पास कोई उद्देश्य नहीं होता है, सिर्फ उद्देश्य फिलहाल अभी ये है कि कैसे उस बच्चे को ट्वेल्थ पास करना है, इंटरमीडिएट पास करना है, लेकिन उसके आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है रिजल्ट पे, है ना, है कि नहीं। लेकिन अगर वो पहले से अगर मान लीजिए उसके पास अगर प्लान होता ग्रोथ होने का, ठीक है ना, उसके पास अगर स्ट्रेटजी अगर होता, तो वो अपने आप को सही तरीके से ढंग से अभी पढ़ाई लिखाई या हम कह सकते हैं बहुत सारी चीजें है उस पर ध्यान से वो काम करता। मतलब ये बच्चों आप पे तो मैं यहाँ पे बिल फाड़ रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, मेरा मकसद है समझाना। तो आप यहाँ पे यही समझ सकते हो जो ग्रोथ जो है ना तभी हो सकता है किसी भी इंसान के साथ जब उसके पास स्ट्रेटजी मतलब एक तरीके से प्लान, मकसद, खास है ना होना चाहिए, जिससे क्या होता है इंक्रीज उसका होता है रेवेन्यू, मार्केट शेयर बढ़ जाता है, कस्टमर बेस बढ़ता है, उसके ज्योग्राफिकल रिच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो बिहार से पूरे वर्ल्ड तक में बिजनेस कर सकता है, पूरे विश्व में बिजनेस कर सकता है, मेथड लाइक एंटरिंग न्यू मार्केट्स में एंटर कर सकता है, प्रोडक्ट नया नया बना सकता है, एक्विजिशंस कर सकता है, सस्टेनेबल कर सकता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकता है। ये तभी होगा ना जब आपके पास प्लान होगा, है कि नहीं, जब आपके पास है ना स्ट्रेटजी होगा, खास मकसद होगा, तभी वो चीजें हो सकता है। बस मेरा कहना इतना है था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेम चीजें यहाँ पे भी है, जो रिसोर्सेज आर ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है, ह्यूमन मेड बात कर सकते हैं, नेचुरल कर सकते हैं, फर्दर इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप देखो मैन मेड रिसोर्सेज होता है, ह्यूमन्स होता है, ठीक है ना, एक तो ह्यूमन्स हुआ, दूसरा है मैन मेड, ठीक है, और पहला नंबर से देखो वैसे नेचुरल है, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, इकोनॉमिक, ह्यूमन और मैन मेड। अब यहाँ पे दोनों लगभग में एक कंसर्न के हिसाब से मान सकते हैं, लेकिन अंतर है। बोला कि नेचुरल, ह्यूमन मैन मेड एंड ह्यूमन फर्दर क्लासिफाइड विद ऑरिजिन्स बायोटिक या अबायोटिक। आपको पता होगा आपने कभी कभी जो है ना पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, जब बायोटिक्स का मतलब होता है जो लिविंग थिंग्स है ना, और अबायोटिक्स का मतलब होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स है। सो एजुकेस्टेबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब जो रेन्यूएबल है, जो बार बार मुझे मिल सकता है फ्यूचर्स में, जैसे एयर, लैंड, ठीक है ना, वाटर, ये फ्यूचर्स में रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल रहता है। और नॉन रेन्यूएबल का मतलब होता है जो फ्यूचर में ये अवेलेबल नहीं मिलेगा, जैसे कोयला की बात करें, पेट्रोल की बात करें, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के जो है ना आपका रिसोर्सेज होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे मेंशन करने की बात बोला गया, तो यहाँ पे आप इतना भी अगर लिख देते हो बच्चा तो आपको 2 मार्क्स
मिल जाएंगे। बाकी इसको डिटेल में अगर लिख देते हो तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 बोला गया यहाँ पे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर द सेम। इसको क्लियर करना है, क्या ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट होता है? बोला गया द आइडिया दैट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर द सेम। ठीक है, लेकिन कैसे? सेम पर्सपेक्टिव से कैसे है? बट जनरली देयर आर सीन द डिस्टिंक्ट येट द रिलेटेड with administration of focus on the high level policy setting the what why। ये ध्यान रखना है, एक एडमिनिस्ट्रेशंस के पास होता है, एडमिनिस्ट्रेशंस के पास जो हमेशा जो फोकस रहता है वो हाई लेवल पॉलिसी के लिए रहता है। ठीक है ना, वो हमेशा हाई लेवल जो है ना सोचता है, हाई लेवल पॉलिसी जो है ना सेट करता है, व्हाट एंड व्हाई। लेकिन वही अगर मैनेजमेंट की तरह अगर सोचें तो मैनेजमेंट बोला गया कंसंट्रेटिंग ऑन एग्जीक्यूटिंग दोज पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेशन जो बनाया, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये जो बनाया ये काम करेगा। कौन काम करेगा भैया? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये जो पॉलिसी बनाया एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाएगा और काम कौन करेगा? मैनेजमेंट। लेकिन ये भी सोचेगा हाउ व्हेन थ्रू डे टू डे ऑपरेशन स्टाफिंग कंट्रोलिंग थ्रू सम थिंकर्स, ये सब बोला गया। ठीक है ना। अब सम थिंकर्स की अगर बातें करें, जो कुछ डेफिनेशंस दिया गया कुछ थिंकर्स के द्वारा, वो यहाँ पे ये है, इनका व्यू ये जैसे हेनरी फल के हिसाब से अगर बताएं तो बोला गया व्यू दैम इंटरचेंजेबल पार्ट ऑफ द सेम ओवरऑल फंक्शन। इंटरचेंजेबल है, ठीक है ना। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पॉलिसी बनाता है, वो मेकर जरूर है, लेकिन फॉलो अगर करेगा मैनेजमेंट तो उसको भी इसी तरीके से हाउ वेयर एंड वाई की बातें सोचना पड़ता है। तो एक दूसरे को हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल सेम ही है, इंटरचेंजेबल है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज सोशल फैक्टर। तो बोला गया सोशल फैक्टर इज एनी एलिमेंट कंडीशन विद सोसाइटी लाइक कल्चर्स फैमिली एजुकेशन income that influences an individual group of behavior attitude opportunity and overall well-being shaping their experience and life chances. These factors stem from the human society and affect how people लिव इंटरैक्ट मेक द चॉइस एंड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। तो समाज में जो है ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे बोला गया सोशल फैक्टर है ना। सोशल फैक्टर में क्या कौन कौन चीज आ सकता है? सोसाइटी आ सकता है, फैमिली आ सकता है, एजुकेशन, इनकम, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होता है जो किसी भी एक इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को, एटीट्यूड को, अपॉर्चुनिटी को और वेल बीइंग को जो है ना पुश करता है। अगर सोसाइटी कह रहा है सही है तो उसका नेचर भी सही है, कंडीशंस है ना, उसके लिए बहुत सारे कंडीशन है, तो ये सोशल फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला गया यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या हो सकता है? तो बोल सकते हैं द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ए बिजनेस फिलोसफी दैट होल्ड्स द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिपेंड्स ऑन आइडेंटिफाई एंड सैटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स of target customer more effectively than the competitors। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटर्स कितना भी बोले रहे मार्केट में, अगर आप सही तरीके से कस्टमर के नीड्स को आप सेटिस्फाइड कर देते हो या कस्टमर के जो आप चाहता है उसको पूरा कर देते हो तो हो गया मार्केट। सो इट इज अ कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। बिजनेस हमेशा कस्टमर का सेंटर पॉइंट से मतलब सेंट्रिक होना चाहिए। अपने आप को जो है एटीट्यूड सेंट्रिक नहीं, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। कॉम्पिटिटर सेंट्रिक नहीं, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, सेंट्रिक होना चाहिए, ताकि कस्टमर को जो है ना अगर हम सेटिस्फाइड करें उसके नीड को पूरा कर सके तो मार्केट बन चुका है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे और भी बात वो लिखा है जो इसमें और कौन कौन सा बातें को शामिल कर सकते हैं। बोला कोर प्रिंसिपल्स है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। पहली बात कस्टमर ओरिएंटेशन होना चाहिए। The primary focus is on understanding customer needs and wants through the market research rather than just selling and what the company produce। पहली बात है ये। दूसरी बात बोला कि integrated marketing होना चाहिए। All departments with the organizations, market, sales, productions, etc. work together in the coordinations way to serve the customer interest। पहली बात ये।
दूसरी बात ये है, इंटीग्रेटेड मार्केट मतलब ये होता है जो कस्टमर को किस प्रोडक्ट में कितना इंटरेस्ट है सिर्फ उसके बारे में सोचना है। हर एक प्रोडक्ट को बनाना या हर एक प्रोडक्ट को बेचना एक साथ वो जरूरी नहीं है। इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट रहना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है और गोल अचीवमेंट आपको होगा ही होगा अगर द बिलीफ दैट कंपनी कैन अचीव इट्स ऑन ऑब्जेक्टिव like profit maximizations by focusing all its effort on making customer happy। मतलब कस्टमर का हैप्पीनेस जरूरी है, आपका हैप्पीनेस जरूरी नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा अगर मार्केट बनाना है तो। अगर मार्केट बन गया तो समझ लो आप हैप्पी है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 40 क्वेश्चंस मैंने सिर्फ आपके पास पहुंचाया है। आप जैसे भी आपके पास पहुंचे आप बस इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो बिहार बोर्ड के बच्चे जो 2026 के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन तक ये क्वेश्चन पहुंच जाए और वो क्वेश्चन देख के आराम से रिवाइज कर ले, पढ़ ले, ठीक है ना। और जब रिजल्ट निकल के आ जाए तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरूर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना जो आखिर मेरे वीडियो से आपको कितना क्वेश्चंस मिला है या नहीं भी मिला है, ठीक है ना, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरा वीडियो देखेगा उनको तो कम से कम पता चले आखिर विद्यारंजन एकेडमी का जो वीडियो है वो कितना यूजफुल है या वेस्टेज है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।